आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर मिस्टर बशीर अहमद रोनियाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रोनियाल साहब, आपके सामने एक पीएचसी सेंटर उखराल की जो एक पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था उसमें बातचीत हुई थी। आप वहाँ पे गए, वहाँ का मुआयना किया, आपने क्या देखा? जहाँ तक इस पीएचसी सेंटर का ताल्लुक़ है, मैंने जब आपसे बात सुनी उसके बाद में गया। मैं पहले क्लियर करवाना चाहता हूँ कि कुछ लोग पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद, सियासी वजूहात की बुनियाद पर मुझे उस मामले से जोड़ रहे हैं जी। और उनका कहना है कि मैंने जी कोई रिट पिटीशन की है या मैंने कभी आरटीआई दिया है। मैंने न ज़िंदगी में कभी रिट पिटीशन किया है और न कोई आरटीआई किसी के ख़िलाफ़ किया है। यहाँ तक कि उस वक्त तक मुझे ये भी इल्म नहीं था कि वहाँ ठेकेदार कौन है। तो जब आपने बताया, ठेकेदार का नाम लिया, तो उसके बाद मैंने तहकीक की। चूँकि मैं उस ठेकेदार की पहले भी कार्रवाई और कारकर्दगी का मुझे इल्म था, तो जहाँ जहाँ पे उसने बिल्डिंग्स बनाई हमारे एरिया में, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं। मुझे नहीं लगा कि कहीं पे उसने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ बाकी बिल्डिंगों में किया हो। तो मैं अपना दूसरे काउंसलर को लेके वहाँ गया। मेरे साथ शौकत डैंग साहब भी थे, मेरे साथ एक एक्स सरपंच थे रियाज साहब, मेरे साथ और भी कुछ सरपंच हजरात थे। हम लोगों ने वहाँ पूरा मुआयना किया। जहाँ तक अंदर का, उसके अंदर अंदरूनी जो उन्होंने जो डेकोरेशन वगैरह हैं, जो भी वहाँ पे अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन इल्ज़ामात की फौरी तौर कार्रवाई करने के बाद फ़ौरन उस बिल्डिंग को टेक ओवर करें। और जहाँ तक बाहर की दरारों का ताल्लुक, मुझे तो कहीं दरार नहीं नज़र आई। माइनर एक सुपरफिशियल अगर टॉप पे मैंने देखा, एक आधा सुपरफिशियल जो हर किसी के मकानों में होता है, तो मुझे कोई इतना ना नहीं हुआ और न मेरे साथ जो दूसरे काउंसलर थे उनको हुआ। अब लोगों को अगर उस ठेकेदार के साथ किसी को कोई सियासी जिद होगी या मेरा नाम इसमें इसलिए घसीटना चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना चाहते हों, तो वो अलग बात है। तो मुझे तो कोई इतना खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक अपनी इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट के जो इंजीनियर्स की एक टीम लेके वहाँ जाए और देखे, और अगर वो वाकई कोई गलत हुआ है तो जिसने किया है उसके खिलाफ एक्शन हो। यहाँ जिस डिपार्टमेंट हाउसिंग बोर्ड ने उसको पास किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फौरी तौर पर उस बिल्डिंग को यूटिलाइज़ करके, मेरा यही एक रहेगी सीएमओ साहब से भी दरख्वास्त, डीसी साहब से भी दरख्वास्त कि उन लोगों का कि हमें चाहिए कि उसकी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके बारे में एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ताकि कल वो किसी वक्त सीएचसी अगर वो अपग्रेड हो तो एक नई बिल्डिंग हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके तब तक जो है इस न्यू स्ट्रक्चर में हॉस्पिटल फंक्शन कर सकता है। लेकिन जो इल्ज़ामात इस वक्त लोग लगा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के खातिर लोगों को जो है उसमें देखा जाना चाहिए कि क्या मसला है। लेकिन मेरा नाम इसमें घसीटना कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि किस ठेकेदार ने बनाया है। जब लोगों ने मेरा नाम इसमें डाला तो तब मैंने इंक्वायर किया और मुझे पता चला। तो ये मेरा ये वजाहत है। सर, सीएससी सेंटर की आपने बात की, तो क्या वो बिल्डिंग उस काबिल है कि उसका बोझ जो है वो सह पाएगी, डबल ट्रबल, मतलब उसका बोझ उठा पाएगी वो? नहीं, जहाँ तक उस बिल्डिंग का ताल्लुक है, अगर उसको सिंगल ग्राउंड फ्लोर तक डिज़ाइन किया गया है या 1+1 किया गया है तो उसी तरीके से होगा। लेकिन देखिए, डिज़ाइन करना डिपार्टमेंट का काम था, हेल्थ डिपार्टमेंट का करना काम था हाउसिंग बोर्ड का, कंस्ट्रक्शन करना जो है वो ठेकेदार का काम था। उसका जो मैंने सुना बाद में, जो वहाँ के मुतलका जो हेल्थ के लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि उसका एक डिटेल प्रपोजल गया है, सेकंड उसकी जो है ना फर्स्ट फ्लोर का प्रपोजल गया है गवर्नमेंट के पास, मगर शायद पैसे की फंड्स की कमी हो, अभी उसमें कोई पैसा आया नहीं। अदरवाइज़ उसमें अगर उनके कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका कहना था कि हमने इसको देखा है और ये सेकंड स्टोरी जो है ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जो बोझ है ये बाज़ाफ्ता कर सकती है। लेकिन आइडियली ये होता कि अगर उसको पिलर स्ट्रक्चर में किया होता, लेकिन चूंकि उसमें कास्ट फैक्टर भी होगा, शायद पिलर स्ट्रक्चर में काफ़ी पैसा लगा होगा और उनके पास फंड्स नहीं उस वक्त होंगी, या क्या वजूहत होंगे, क्योंकि उस वक्त वो का जो है वो विकार रसूल साहब भी बता सकते हैं, जिन्होंने उस चीज़ को उस वक्त एज एमएलए के लिए कोशिश की है। वो फंड्स लाए हैं और उन फंड्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना
और आगे का जो है 20 साल 30 साल का सोचना वो उनका काम था। और अगर उन्होंने उसको सिंपल ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर पर ही इक्तफ़ा किया तो मेरे ख्याल में ये हम लोगों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्रेम स्ट्रक्चर में खड़ा होना चाहिए था, ताकि 3 एक मंजिलें बनने के लिए बन के प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती उस जगह की। पिलर्स की कमी खल रही है। वो तो ज़रूरी बात है कि पिलर्स होता तो वो, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना था ना। कंट्रैक्टर जो है वो एक प्रॉपर डिज़ाइन के तहत उसको डिज़ाइन दिया जाता है, वो करता है। तो मैं कंट्रैक्टर को उसके लिए मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकी, वही लोग ठहराएंगे जिनको इल्म नहीं होगा इन चीज़ों का। तो मुझे इल्म है कि किस तरीके से बिल्डिंग बनती है, क्या डिज़ाइन होता है, कैसे अप्रूवल होता है, ये तमाम चीज़ों का मुझे इल्म है। रुनर साहब, बड़े सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब इस बिल्डिंग का काम जो है वो शुरू हुआ था, कुछ आधी आधी दीवारें जो हैं वो चढ़ी थी, तो लगभग 1.5 साल तक जो है काम रुक गया था। कारण आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, न मैंने किसी को कभी शिकायत की है, न मैंने कभी मेरी नोटिस में किसी ने लाया, न कोई ऐसी वजूहात थी। मैं ये बिल्कुल कोई झूठ बोल के मुझे आगे लगाया जा रहा है। उनको शायद इसके क्या पॉलिटिकल कैपिटल गेन कर रहे हूँ कुछ लोग, या एक शरारती आंसर ऐसा कर रहे हैं। आज मैंने मेरे साथ मेरे मुकाबले में एक इलेक्शन लड़े थे, एक फ़िरोज़ खानी नाम के एक आदमी। तो आज मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो भी फेसबुक पे यही बड़ी डींगे मार रहे थे, फेसबुक अपने लाइव पे बड़ी डींगे मार रहे थे कि मैं जी ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। इन लोगों ने जी ये शामिल रहे हैं, लुटेरे ये लूट में शामिल रहे हैं इनके। यार मैं तो कहीं इक़्तिदार में रहा नहीं, लूट में शामिल कांग्रेस थी जो उसका बास था। उनकी हुकूमत रही है जम्मू कश्मीर में, उनकी हुकूमत हिंदुस्तान में रही है। और जब दिल्ली में उनकी हुकूमत थी, उसके बाद वो NSUI के प्रेसिडेंट रहे वहाँ। और फिर उनको किन हालात पे वो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे उनको मक्खी की तरह बाहर निकाला। लेकिन इन हालात की बुनियाद पे ये जो है ये खामखा इस चीज़ को देना, मैं तो ये क्लियरली सोच रहा हूँ कि अगर इन्होंने इन हालात इस किस्म की ये फिर बात की किसी भी चैनल ने, तो मैं आज उनको बेबांगी दहल कहता हूँ कि मैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता डिफेमेशन सूट करूँगा और मैं हर जाने और ये हद की इज़्ज़त का दावा करूँगा। जब मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का, तो खामखा बीच में मुझे घसीटते हैं। अगर किसी ने मेरी नोटिस में लाया होता तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या एज ए मैं चूँकि मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं लोगों को रिप्रेजेंट भी कर रहा था, तो 14,000 के करीब मुझे वोट मिले थे, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को उछालता। लेकिन मुझे किसी ने मेरी नोटिस में कभी लाया ही नहीं। रुनर साहब, डिफॉर्मेशन करना आपका हक है, कानूनी राइट है आपका, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं? इलेक्शन DDC के होने थे, हो चुके, आप जीत चुके, फिर क्यों आपका इसमें नाम आ रहा है बार बार, अगर आप इसमें मुलव्वस नहीं है तो? देखिए, आगे और इलेक्शन आने वाले हैं और मैं ज़रूरी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं तो ये तो DDC एक ट्रायल था, बाकी मैंने तो मैंने जो 14,000 लोगों की वोटर्स की जो मेरे पास अमानत है, उनके जज्बात, मैं इनके जज्बात से तो नहीं खेल सकता। मैंने इलेक्शन लड़ना है, किस तरीके से लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा या किसी पार्टी से लड़ूंगा, वो बात की बात है, लेकिन इलेक्शन मैंने ज़रूर लड़ना है। तो वो लोग मेरी इसी बात को जहन में रख के मेरी छवि करने की, क्योंकि आज तक तो उन्होंने बहुत कोशिश की मेरी ये छवि को ख़राब करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसका यकीन नहीं किया और मुझे आइंदा भी है कि लोग इसका यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों को और कोई मुद्दा है ही नहीं। ये लोग रोड की बात नहीं करेंगे, ये लोग सड़क की बात नहीं करेंगे, ये लोग जो हमारे पास ड्रग्स वगैरह इस बार जो है नौजवान मुलव्वस हैं पूरी स्टेट में, और उसके लिए रामबन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, तो उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। डे टू डे मामला जो लोगों को मुश्किलात हैं उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। सिर्फ उन्होंने एक बशीर अहमद रुनियाल को सामने रख के इन चीज़ों पे ये जो है, ताकि मैं नहीं जीतूं या मुझे ये हो। लेकिन लोग समझते हैं, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे परखा है, इसी वजह से सबकी ज़मानतें जब्त हुई जिन्होंने मेरे, और मैंने कंपेन भी नहीं की इस बार माशाल्लाह, सिवाय एक ये पंचायत के, बाकी मैंने कंपेन भी नहीं की। और आप जानते हैं कि जितने सब ने मिला के उससे ज़्यादा मैंने वोट लिया और बगैर किसी को वोट मांगे। तो ये मेरी आवाम का मेरे साथ प्यार है, उनका मेरे साथ एक एतमाद का रिश्ता है, तो ये आगे बरकरार रहेगा। वो तो एक महदूद एरिया था,
मुझे लोग बनाल में पसंद करते हैं, चमलवास में करते हैं, नील में करते हैं, खड़ी में करते हैं, महू मंगत में करते हैं, सुमड़ में करते हैं। एक जमे गफ़ीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये ठीक है कि लोग ये एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि मैं सियासत नहीं जानता। लोगों के नज़रों में सियासत जो है, मेरे नज़रों में सियासत एक इबादत है, तो कुछ लोगों के नज़रों में सियासत जो है झूठ, फरेब, मकर और लोगों को धोखा दे के जीतने का मकसद है। मैं कभी भी इस रूट से नहीं जीतूंगा और न जीतने की ख्वाहिश कभी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर चीज़ का एक मीज़ान है, एक हिसाब किताब है, और अल्लाह जो है हिसाब किताब लेता है बंदे से। इस दुनिया में शायद नहीं ले, लेकिन आखिरत में जवाब देना है। तो इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम ये लोगों के जज्बात से खेलें, उनको झूठ बोलें, झूठ बोल के उनके वोट हासिल करने के बाद हम ऐसा करें, तो मेरे ख्याल में ये एक नाइंसाफ़ी होगी लोगों के साथ। तो बहरहाल मैं इसी वजह से ये लोग मेरे ख़िलाफ़ ये चीज़ें बताते हैं और अब एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कैसे अपोजिशन करें। ये किसी को कह देना करप्शन है, किसी को कह देना लुटेरा है, ये किसी को कह देना कुछ ये है। ये ऐसे थोड़ा लोग ऐसे लूट ज़रूर हुई है, वो कांग्रेस ने की है, या जो उन हुकूमतों ने की होगी, जो हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार रही हैं, और उन लोगों के ख़िलाफ़ लेना चाहिए उनको हिसाब। फिरोज़ खान को वकार रसूल साहब से बात करनी चाहिए कि क्यों आज तक ऐसा हुआ। आज तक तो ही वो हेल्मा अफेयर्स में थे, मैं तो कभी हेल्मा अफेयर्स में नहीं रहा। मैंने कभी भी उस इलाके की नुमाइंदगी नहीं की, मुझे कभी चांस नहीं मिला। कुछ दिन पहले मैं ये डीडीसी इलेक्शन जीत के आया हूँ। अभी भी हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट इनमें इख्तियारात क्या देगी। जिस ढंग से, जिस स्पिरिट से इसको लाया गया था, वो स्पिरिट तो शुरू में ही फीका हो गया। और यहाँ भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स होने के साथ साथ मैं एज काउंसलर जितना हो सकता है मुझसे मैं कोशिश करूँगा। मेरा काम है लड़ाई लड़ना, और लड़ाई बड़े एक ये आइडेंटिफाइड पैरामीटर से उनके है ना, मैंने कोई दंगा मुश्ती नहीं करनी है, बल्कि मैंने कानूनी तरीके से जो जायज़ बात होगी लोगों की मामलात को उभारना है और वो उनका इजाला करना है, मुश्किलात का करवाने की कोशिश करनी है। आगे सब अल्लाह के हाथ में है। साहब, ये तो रही पीएचसी सेंटर की बात। अगर हम उखड़ाल में एक टूरिस्ट पार्क बनने जा रही थी, वहाँ पे लगभग 2 कनाल जो प्लाट था एक गरीब शख्स का था। 8 से 9 लाख रुपया वहाँ पे भी जो है लगाया गया, आवाम का लगाया गया, टैक्स पेयर का पैसा वहाँ पे लगाया गया। टूरिस्ट पार्क बनानी थी, नक्शा था, बहुत अच्छा लगता है उस नक्शे को देख के। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है नाला वहाँ से था, नाले मतलब उसकी जिस बंदे की मेरे ख्याल में रुमाल सिंह नाम था उस बंदे का जिसकी वो ज़मीन थी, तो उसका भी आपने जायज़ा लिया कि आखिर उसका वो जो वहाँ पे बनना था टूरिस्ट पार्क वो क्यों नहीं बना, और वो जो पैसा लगा वहाँ पे उस समय की वो जो मुलाजमीन थे जिन्होंने वो वहाँ पे सैंक्शन किया था, तो अगर वहाँ पे बनना नहीं था, वहाँ पे नाला था, फिर वो पैसा वहाँ पे वेस्ट क्यों किया गया? देखिए, उस वक़्त के एमएलए साहब ने ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की। उसने उस वक़्त, चूँकि उस वक़्त चीफ जस्टिस साहब का उस एरिया में दौरा था, तो उस वक़्त वो सुपरफिशियली उन्होंने एक वो बना के कि यहाँ पार्क बना और उसके लिए उन्होंने वो पैसा वगैरह भी रखा। तो मैं समझता हूँ कि वो गलत हुआ, जो एक बार बाढ़ आई और वो सब बहा के ले गई। ऐसी जगह पे करना नहीं चाहिए था। लेकिन चूँकि ये नुमाइंदे जो वक्त का नुमाइंदा है, उसको लोगों को पूछना चाहिए। मैं भी उनसे सवाल करता हूँ कि उन्होंने देखना चाहिए था पार्क बनने से पहले, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट एरिया में होती थी, हर डेवलपमेंट, यहाँ तक कि लोगों को पैसा जो नरेगा का पैसा भी जो है उस वक़्त के स्टेट मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के कहने पे होता था। वो उस वक्त वो स्टेट मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट नहीं थे जब ये पार्क बना, लेकिन चूँकि वो एमएलए थे, एक ज़िम्मेदार आदमी थे, लोगों के नुमाइंदे थे, उनकी अथॉरिटी थी, हर काम उनके कहने के बगैर कहने के पे ही होता था। जहाँ भी रोड्स बनना हो उनसे पूछा जाता था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को वो रिप्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने वाकई ज़्यादती की है, और इस ज़्यादती का जो है मैं फिरोज़ खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल वो सवाल बहुत करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा अपने एमएलए, अपना बॉस जो है, उनको उन बात से ये खबरगिरी ले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी, तो आखिर में सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, मैसेज दे देते थे लोग तंग हो गए आ गए हैं, और लोगों को मैसेजेस की नहीं, प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि मैं जितनी देर रहूँगा आप लोगों के साथ,
मेरा काम बड़ी ईमानदारी से, बगैर किसी झूठ इफ्तरा के, उतनी ही चीज़ की मैं कमिटमेंट करूँगा जितनी चीज़ हो पाएगी और जो होने वाली होगी। जो चीज़ हासिल कर सकते हैं हम उसी की जद्दोजहद भी करेंगे। मैं किसी को आसमान से तारे तोड़कर बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें उन पे नहीं करवाऊँगा कि लोगों को ये उम्मीदें उजागर हो जाएंगे और कोई कहेगा कि मैं जी सड़क बंद करूँगा, मैं जी हक के लिए लड़ूँगा, मैं जी वो करूँगा। सड़क बंद करके हक नहीं लड़ा जाता। सड़क बंद करके या एजिटेशन करके वही आदमी करेगा जो हॉलो होगा, जो खाली होगा। हम लोगों के पास बहुत से रास्ते हैं। अब चूँकि एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, तो अगर हमें इख्तियारात दिए उन्होंने, अगर न भी दिए, लेकिन मुझे अवाम ने जो इख्तियारात दिए हैं उन इख्तियारात को मद्देनज़र रखकर, सामने रखकर मेरे पास ये हक बनता है कि मैं अथॉरिटीज़ के साथ मुतालबा कर सकूं, उनको जायज़ बात मनवाने की कोशिश करूं। मेरे पास अल्लाह ने कलम दे के रखा है, इंशाल्लाह मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ मडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।